मजदूर को आखिरकार होम क्वारंटाइन क्यों नहीं, और जो दिगर जगह से छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन क्यों। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब कोटा या फिर कहीं के स्टूडेंट को होम क्वारंटाइन किया जा सकता है, तो फिर प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं। तो आइए दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया जा रहा है। इनको आखिरकार 21 दिनों तक ब्लॉक में हो या फिर स्कूल, जो पंचायत में स्कूल में जो क्वारंटाइन बनाया गया हो उसमें हो, इसमें प्रवासी मजदूर को क्यों रखा जाता है। यही है मैटर। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुबस्सिर आलम जी वालेकुम सलाम। जहूर आलम रिजवी समधी जी जुड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुबस्सिर आलम जी कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ जनाब, क्या हाल है भाईजान? विक्रम सिंघानिया बड़े भाई, बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं, क्योंकि 35 दिनों तक मेरा ये जो आईडी है ये ब्लॉक रहा। पहले 6 माह की वक्त थी, कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया कि चलिए आपको 35 दिनों के अंदर ये आपकी जो आईडी है ये खोल दी जाएगी, मगर कुछ सीमा तक आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। जो कॉमेडी गाइडलाइंस है इस पर आप लांघ नहीं सकते हैं, इसके दायरे में रहना होगा, दायरे में रहकर पोस्ट करना होगा, क्योंकि आजकल नेताओं को दिया जा रहा है कि आप लोग भड़काऊ भाषण दीजिए, हमें नहीं। तो दोस्तों आज जो चर्चा थी, मैं चाहूंगा कि जी वालेकुम सलाम, जी वालेकुम सलाम सीनू फरीदी भाई, सरफराज प्यारे समधी जी। सवाल यही है, अगर इस लाइव में अभी लाइव का ऑप्शन है, 2 आदमी लाइव कर सकते हैं बात। अगर आप चाहते हैं कि लाइव बात करूं तो कर सकते हैं बिंदास। अगर किसी के मन में ये शंका है कि मजदूर को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं, छात्राओं को होम क्वारंटाइन, ये आखिरकार सरकार की दो नियत क्यों, दोहरी चरित्र क्यों, मैं खंडन करना चाहूंगा इसके बारे में, ताकि कुछ लोग भयभीत है, भ्रम फैला रहे हैं, कि नफरत फैला रहा है कि प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन होनी चाहिए। इसमें रीजन है, मुझे यहाँ पर रीजन लगाइए। आप चाहते हैं कोई भी इसराइल अशरफी समधी जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन बाद जुड़े, हमारी नोकझोंक हुई थी। खैर मैं किसी से बैर नहीं रखता हूँ, अगर आपके मन में कुछ बैर है तो खैर ये आपकी पर्सनल लाइफ है, कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त जो है वो बैर नहीं रखता बल्कि दूर चले जाता है। पर आपको तभी मालूम होगा जब उससे ज़्यादा दूर चले जाएंगे। खैर आपसे अभी भी मोहब्बत है, क्योंकि अगर टॉप 20 में कोई फ्रेंड आता था तो उसमें से आप शायद कि पहला या दूसरा नंबर में आते थे। खैर मुद्दा ये नहीं है, हमारी ये आपसी मामला है, हम लोग सुलझाएंगे बैठ के। फरहान आलम बड़े भाई जुड़े हैं, कलाम भाई जुड़े हैं, तसीर शहबाज शेख जी। तो अब जानिए कि प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं और छात्र स्टूडेंट को होम क्वारंटाइन क्यों। आप अगर चाहते हैं कि मेरे साथ बात करें तो अगर कोई जुड़ जाए तो बेहतर है, ताकि बात करने में और आसानी हो, समझाने में आसानी हो, बोलने में आसानी हो। मैं चाहूंगा किसी दोस्त को लेने के लिए यहाँ पर किसी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर बात करने के लिए इच्छुक है इस लाइव डिबेट के माध्यम से, तो आप लोग बात कर सकते हैं। देख लेता हूं कि कोई दोस्त इस वक्त है ना, नहीं बहुत सारे दोस्त है, मगर लाइव का ऑप्शन जो है वो किसी के मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास है तो आप नोटिफिकेशन भेजिए, मैं यहाँ पर स्वीकार करूंगा। तो इस चीज को बारीकी से समझिए आप दोस्त, कि प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं, छात्राओं को
होम क्वारंटाइन क्यों? इसमें एक रीजन है, प्रवासी जो मजदूर है उस मजदूर का अत्यधिक लोग शादीशुदा है, अत्यधिक मजदूर का बाल बच्चा है, अत्यधिक मजदूर का परिवार है, बीबी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन है। अगर प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन करेंगे तो मैं जहां तक कि समझा कि उनके बच्चे भी होंगे, अत्यधिक प्रवासी मजदूर का बच्चे होंगे, तो अगर होम क्वारंटाइन करेंगे तो बच्चे उनके पास जरूर आएंगे। बाप है, बहुत दिन बाद प्रदेश से लौट रहे हैं, सबके दिल में दुख है, दर्द सबके दुख में है। अगर घर में होम क्वारंटाइन करेंगे प्रवासी मजदूर, जो बच्चे हैं वो पापा के पास, अपने डैडी के पास, अपने अब्बा के पास, अपने बाप के पास, जो बाप का औलाद है वो जरूर जाएंगे, चाहे वो जितना भी होम क्वारंटाइन में शिफ्ट हो जाए, जितना भी वो दरवाजा लगा ले। एक बाप अपने औलाद को देखकर कभी रह नहीं सकता है। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा क्वारंटाइन में, 3 दिन रह सकता है, 4 दिन रह सकता है, मगर 5वां दिन अपने जिगर के टुकड़े को गले जरूर लगाएगा। मेरा मानना यही है, इसीलिए प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन की नहीं इजाजत दी जा रही है। जो छात्र छात्रा है, कोटा से जो बच्चे आए हैं, किसी का भी शादी नहीं, कोई भी शादीशुदा नहीं, सब कुंवारे हैं। होम क्वारंटाइन में अगर रहेंगे वो शिफ्ट रहेंगे, उनका एक ही काम है कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए, पढ़ाई कीजिए, जिसके लिए आपको पढ़ने भेजा गया था। मेरा भाई भी है, शादीशुदा नहीं, होम क्वारंटाइन में है, बिंदास पढ़ाई कर रहे हैं, खाने जब वक्त होती है खाने पीने का तब खा लेते हैं, बाहर जाने का तो जाते हैं, मगर जरूरत के मुताबिक। इसलिए जो बाप है वो भी एक प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मजदूर के प्रति मेरी संवेदना है, हम सबकी संवेदना है। मैं चाहता हूं सरकार से कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन सबको लाया जाए, मगर होम क्वारंटाइन नहीं किया जाए। इसलिए कि अगर प्रवासी मजदूर घर में होम क्वारंटाइन में शिफ्ट होंगे तो अपने औलाद को देखकर कभी रह नहीं सकता है। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन बर्दाश्त कर सकता है, चौथा दिन अपने जिगर के लखते जिगर के टुकड़े को गले से जरूर लगाए, क्योंकि बेचारा बहुत दिन बाद परदेश से लौट रहा है। क्या जितने भी प्रवासी मजदूर अगर आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कई प्रवासी मजदूर मेरे दोस्त जो है वो देख रहे हैं, क्या आप अपने औलाद को देखकर रह सकते हैं? अगर कहीं पर ब्लॉक वगैरह में क्वारंटाइन है तो आप वहां पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन में दुख तो होगा, सिचुएशन ये है, महामारी है, इससे हम लोगों को लड़ना चाहिए। हमारी जो किशनगंज की धरती थी ये ग्रीन जोन में था, मगर ना जाने किसकी नजर पड़ गई, अब रेड जोन में हम लोग आए। अल्लाह से दुआ करते थे कि हमारा किशनगंज रेड जोन ना हो, मगर खैर अल्लाह को कुछ और मंजूर, रेड जोन हो चुका है। हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें इससे लड़ना होगा। इसीलिए मेरा मानना यह है कि प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन की इजाजत नहीं दी जाती है, और जो स्टूडेंट है, जो मदरसा के बच्चे हैं, जो घर आ रहे हैं, उसको होम क्वारंटाइन की इसलिए इजाजत दिया रहा है कि आप जाइए, घर में जाके शिफ्ट हो जाइए, होम क्वारंटाइन में रहिए 21 दिनों तक, तभी आप बाहर निकल सकते हैं। मेरा जो भाई है उनका 10 दिन हुआ होम क्वारंटाइन होने का, 14 दिन का बात है उनका, मगर फिर भी हम 21 दिनों तक रखेंगे। उसके बाद फिर जांच करवाएंगे, अगर स्वास्थ्य कर्मी उसको पूरा स्वस्थ कर देते हैं तभी उसको बाहर निकलने की इजाजत देंगे, फिर भी एहतियात के साथ कि ये ज्यादा आदमी से घुल मिल के ना रहे, ज्यादा आदमी से उठ बैठ ना करें तो बेहतर है। महामारी है, इससे हम लोगों को लड़ना होगा।
इसलिए दोस्तों मन में दुख की कोई बात नहीं। अगर प्रवासी मजदूर आप अगर आ रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, आसम से, आपका हैदराबाद, यूपी, नोएडा, सूरत, केरल, कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को क्वारंटाइन करने की कोशिश करें और परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश करें। इस बीमारी का लाइलाज है, इलाज कुछ भी नहीं है। मेरे साथ और कुछ दोस्त बाद में जुड़े, मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा। फरहान जी, ए राही जी, मुजम्मिल जी, कौनेन नसर समदी जी, नासिर जी, शहबाज मजहर आलम जी, पम्मी बेगम मेरी मम्मी जी, निधि चौधरी बहन जी, मोहम्मद तनवीर जी, एमडी गाजी बड़े भाई जो बहुत ही नेक दिल के इंसान है, बड़े भाई सलाम अलैकुम, इसराइल जी, आविश गनी जो सीमांचल एक्सप्रेस के एक्टिव पत्रकार है, और वासिम अंजुम जी। तो दोस्तों चाहूँगा कि आप अपने परिवार को खतरे में ना डालकर अपने आप को क्वारंटाइन करने की कोशिश करें। आप भी सुरक्षित रहे, अपने औलादों की भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। मुझे अगर इजाज़त नहीं दी जाती कि आप अपना भाई को लेके जाइए क्वारंटाइन, घर में नहीं कर सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मगर मुझे सख्त हिदायत दिया गया। एक जो कागज है वो बाहर लटकाने के लिए कहा गया कि आप इसको बाहर रखिए, और जो रूम में आपका भाई रहेगा उस रूम में आप किसी को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। जब वक्त होती है लंच डिनर की, तब उसे पहुंचाया जा रहा है। उनका हर कुछ अलग, उनके लिए हर कुछ व्यवस्था यहाँ पर कर दिया गया है, सैनिटाइजर से लेकर हैंड वॉश तक, मास्क तक। बच्चा पढ़ाई में मगन रहता है। तो दोस्तों दुख की कोई बात नहीं, दुख तो सबको है। आपके प्रति हम सबकी संवेदना है, आपके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। हमें चाहिए कि इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग लड़े और घर को भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहे। अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड से दुआ करे, प्रार्थना करे कि ये जो महामारी है ये जल्द से जल्द इससे हम लोग निपटारा पाले ईद तक, क्योंकि आगे आज तो लगभग आधा आधी यानी 15 रोजा समाप्त कर चुके हम लोग। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो ईद है हम लोगों को सही से मनाने दे, और जहाँ तक कि हो कि हम लोग इस बार नया कपड़ा ना ही खरीदे तो बेहतर है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आस पड़ोस में कोई गरीब है तो आप उनका मदद करें। दूसरी बात, अब इस टॉपिक से मैं थोड़ा दूर जाना चाहूँगा। बात ये नहीं कि मैं अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, प्रवासी मजदूर की और जो जत्था जा रही है पैदल, दुख हो रहा देखकर। मैंने आज लगभग 40 मजदूर को देखा जो भट्ठा में काम करते थे, जिनका रोजगार छीन ली गई। भट्ठा मालिक उनको पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पे उतर आए। लगभग कोसों दूर चलना हुआ। मैं उधर से जा रहा था, मेरी नजर उस मजदूर पर पड़ी। छोटे छोटे मासूम नौनी हाल को लेकर रोते बिलखते चल रहे थे। पवाखाली से कूच बिहार, यहां से लगभग 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पैदल। मगर भट्ठा मालिक जब लेके आए थे उन पथरिया को, उन प्रवासी मजदूर को, ये बोलकर कि आप चलिए, फिर जब पहुंचाने का बारी आएगा तो हम आपको कोई गाड़ी वगैरह करके आपका घर पहुंचा देंगे। मगर भट्ठा मालिक क्या किया, उन प्रवासी मजदूर को सड़क पे चढ़ने के लिए पैदल मजबूर कर दिया। भूखे प्यासे सबकी चेहरे में जो मायूसी है वो साफ झलक रही थी। सोच सकते हैं हम कर भी क्या सकते थे, कोई तो नेता नहीं। साकिब अहमद बड़े भाई जुड़े हैं, मिराज अनिस समधी जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। नाकिर टेरागा से जुड़े, अकील आलम समधी जो सीमांचल एक्सप्रेस के एक्टिव पत्रकार है और रियल पत्रकार है, दैनिक भास्कर के सारू सर के दैनिक भास्कर के, मुझे जहाँ तक की उम्मीद लग रहा है। और उनका जो एक ये गूगल में ऐप है, आप उनको जाके सर्च कर सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है जो अकील भाई ने बनाया है,
किशनगंज टाइम्स या कुछ है। आप बताइए अकील भाई, आपका जो एप्स का नाम है वो थोड़ा बता दीजिए मेरे दोस्तों को, ताकि वो जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करना प्रवासी मजदूर की, कुछ नहीं था, ना पॉकेट जेब में पैसा, ना खाने के लिए कुछ सामान, ना पानी। हमने उन लोगों को क्या किया, पानी बिस्किट वगैरह मुहैया करवाया। उसके बाद कुछ चंद पैसे उन लोगों को इसलिए दिया कि आप लोग जाइए ताकि रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो, वहां पर कम से कम पानी और बिस्किट तो खरीद के खा सकते हैं। अगर ये लोग अभी से लेकर कोच बिहार पैदल जाए तो कम से कम कोच बिहार पहुंचते पहुंचते 5 से 6 दिन लगेंगे। मगर भट्ठा मालिक को शर्म आनी चाहिए, जो मजदूर को लाके इन लोग मझधार में छोड़ देते हैं, पैदल चलने के लिए मजबूर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब हमने पैदल चलते देखा, आंखों से रोना आ रहा था, आंसू निकल आ रहे थे कि आखिरकार खुदा ये जो बीमारी दी तो दी क्यों। हो सकता है हम गुनहगार हैं, अल्लाह से हम दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, गॉड से दुआ करें कि अल्लाह हमारी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर की जाए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये देखा जा रहा है कि वो पैदल चल रहे हैं, छाले पड़ चुके हैं पैर में, नहीं चल पाते हैं, पैर जवाब दे चुकी है बस कर, अब मैं नहीं चल सकता। फिर भी पैर को किसी तरह से, रूठे पैर को मनाते हैं, मना के चलने पर मजबूर होते हैं। चल मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा, मैं अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, मैं घर तक पहुंच के सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं। मगर जो नेतागण है, हमारे जो रहनुमागण है, दबाव डालनी चाहिए सरकार पर। प्रवासी जो मजदूर है, अगर वो उनका घर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी में है, उनको बस से वहां तक पहुंचाया जाए। जैसे कि आज जिस भट्ठा मालिकों ने जैसे प्रवासी मजदूरों को, पथरिया को सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया, ये बिल्कुल निहायत ही घटिया चाल है। घटिया किस्म के ये लोग मालिक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाते हैं बड़े प्यार से, जब मुसीबत में फंसते हैं वो प्रवासी मजदूर, तब इनको मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। अबू नसर भाई जुड़े हैं, मजहर आलम समदीज जुड़े हैं, नैयर आलम जी, उमेर आलम जुड़े हैं, साकिम भाई, मिराज अनिस। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, परिवार को भी सुरक्षित रखें। प्रवासी मजदूर हैं आप लोग, आपके प्रति संवेदना है। कौन चाहता कि अपने बीबी बाल बच्चों से परदेश जाए, मगर ये पापी पेट का सवाल है। ना सरकार हमें सही से रोजगार दे रही है, ना सही से कुछ रहने सहने का सही से घर है, ना मकान है, लगभग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। सोचना चाहिए हमारे रहनुमागण को भी कि अगर आस पड़ोस में कोई भूखे मर रहे हैं तो उनको राशन मुहैया करवाया जाए। मेरे ठाकुरगंज की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी रहनुमा जिंदा है। लग रहा है कि ठाकुरगंज के ही लिए लॉकडाउन लगाया गया है मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। कोई भी एक्टिव नेता यहाँ का है ही नहीं, ना पक्ष मुर्दा, विपक्ष मुर्दा, इंसान मुर्दा, सब मुर्दा, ठाकुरगंज विधानसभा ही मुर्दा। किसी को नहीं देखा जा रहा है कि कोई सही से किसी का मदद कर रहे हैं। खुल के आनी चाहिए। कोचाधामन में पक्ष मजबूत, विपक्ष मजबूत, पक्ष मदद कर रहे हैं, विपक्ष मदद कर रहे हैं, कोचाधामन की डंका बज रही है। बहादुरगंज में आप वहां के थाना अध्यक्ष श्री सुमन कुमार सर को देख लीजिए, उनके जज्बे को सलाम ठोकिए। ऐसा वीर योद्धा, ऐसा कोरोना योद्धा, ऐसा थाना अध्यक्ष लाखों में एक मिलेंगे। ये थाना अध्यक्ष नहीं, ये हीरा है, हीरा। हम आम पब्लिक को ऐसे थाना अध्यक्ष की साथ देना चाहिए। मैंने एक दोस्त का कल पोस्ट देखा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी कोई तबीयत किसी का खराब था, जब
कोई उपाय नहीं मिला तो मैंने सीधे थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। थाना अध्यक्ष जी कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भेजता हूँ। सर 15 क्या 5 यानी 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भेजते हैं। उसके बाद बार बार फ़ोन करते हैं, क्या आपके वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचा, क्या आपके वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचा, क्या आपके वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचा। अंततः एम्बुलेंस पहुँचती है, उस पेशेंट का इलाज होते हैं। तो ऐसा थाना अध्यक्ष को सैल्यूट ठोकिए। और मेरे ठाकुरगंज की बात करूं तो पक्ष भी मुर्दा विपक्ष भी मुर्दा। विधानसभा प्रत्याशी तो बहुत आए, मगर जब लॉकडाउन की बारी आई तो सब अपने अपने बिल में जाके छुप गए। लगता है भारत सरकार इन्हीं लोगों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, इन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादातर लॉकडाउन है। दोस्तों कोरोना वायरस आ चुके हैं किशनगंज तक, हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें सावधान होना पड़ेगा। हम अगर प्रवासी मजदूर अगर प्रदेश से आ रहे हैं, अगर जहां पर क्वारंटाइन है वहां पर क्वारंटाइन में रहे। मगर अगर कोई प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं, उनको ब्लॉक या फिर स्कूल में क्वारंटाइन किया जाता है, क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाता है। अगर वहां पर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें, जहां तक होगा परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे जिसके पास भी जाना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसा आपका दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 62 65 912। मेरा मोबाइल नंबर है 62 65 912। आप इस पे कॉल कर जानकारी दे सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से मेरा विनती है, प्रवासी मजदूर से, सर आप लोगों के प्रति मेरा हमदर्दी है, आपके परिवार के प्रति हमदर्दी है। सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने खाना पहुंचाने का काम किया, चाहे प्रवासी मजदूर हो। कुछ दिन पहले मिरिक से यानी आपका न्यू जलपाईगुड़ी से कुछ मजदूर जा रहे थे साइकिल पैदल, सुबह निकले शाम तक कुछ खाना पीना नहीं, कई जगह रुके, मगर उन लोगों को रोकने नहीं दिया कि तुम लोग चले जाओ, यहाँ पर कोरोना वायरस फैलाने के लिए मत आओ। ऐसे सोच के भी लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। लालत है, धिक्कार है, थू है ऐसे लोगों पर। ये सिचुएशन है, हमें मिलकर लड़ने का। मोदी जी खुद कह रहे हैं अपने भाषण के माध्यम में कि आप अपने आस पड़ोस को देखिए, अगर कोई लोग भटक रहे हैं उनका मदद करें। हमारी टीम ने उनका मदद किया, पूरी रात भर उसको रखा, उसको खाना वगैरह खिलाया, पैसा वगैरह मुहैया करवाया। जब वहाँ पर घर पहुँच गए फिर हम लोगों ने सुबह उन लोगों को जाने के लिए इजाज़त दी। खाना पीना खिलाने के बाद जब उन लोगों ने घर पहुँचा तो हमें फ़ोन किया कि भाई मैं पहुँच चुका हम लोग, और उन लोगों को बताया गया था कि आप लोग घर में कतई ना घुसे, पहले जांच वगैरह करवाएं, फिर आप लोग क्वारंटाइन में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद अपने औलाद को देखिए। दर्द तो सबको है, किसको दर्द नहीं है। सोच सकते हैं कि जब उन लोगों ने पहुंचा, फोन किया कि प्रिंस भाई पहुंच चुके हैं, मगर अगर लॉकडाउन कभी खत्म हो तो आप और आपके टीम मेरे घर, हमारे घर जरूर पहुंचे, ताकि आप लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करें। अन्यथा आप लोग नहीं होते तो हम लोग शायद कि उस दिन भूखे मर जाते। तो ये थी प्रवासी मजदूर की कहानी। मगर रास्ते से अगर प्रवासी मजदूर चल रहे हैं, नेताओं का अगर नजर भी पड़ रहे हैं, मगर इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कि अगर करूं तो कोरोना वायरस हमें भी पकड़ लेगा। बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। अगर कोरोना वायरस होगा तो मेरे वजह से अगर किसी की भूख मिटती है तो चाहे मुझे कोरोना वायरस हो ही जाए, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। मगर प्रवासी मजदूर भूखे नहीं चलना चाहिए। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरे सामने से अगर कोई प्रवासी मजदूर गुजरेंगे तो कभी भूखे नहीं गुजरेंगे। उन लोगों को मैं खाना मुहैया या फिर नाश्ता वगैरह मुहैया जरूर करवाऊंगा। इसलिए दोस्तों सब धीरे धीरे जा रहे हैं, सबका काम है, रोजा का दिन है, इफ्तारी करके बोलना गवारा नहीं होता है। ये आईडी लगभग 35 दिन तक ब्लॉक रही। पहली बार ये आईडी में 35 दिन बाद लाइव आ रहा हूँ, एक्टिव नहीं था। आप लोगों से बस एक ही विनती है कि जो छात्र है उनसे आप अपना कंपेयर
मत कीजिए, उनका अलग सा ये है, आपका अलग है। छात्र छात्राएं आपके ही औलाद है, बच्चे हैं आपकी ही औलाद है। आप प्रवासी मजदूर कते मन छोटा ना करे कि मैं मजदूर हूं। ये मजदूर देश की शान है, किसान देश की शान है। किसान अगर इस देश में नहीं होता तो हिंदुस्तान की कभी रौनक नहीं बढ़ती, कभी रौनक नहीं बढ़ती। हम जो अनाज खा रहे हैं ये किसानों की बलबूते खा रहे हैं। हम जो रोटी खा रहे हैं ये किसानों के बलबूते खा रहे हैं। हम जो शान से चल रहे हैं ये किसानों के बलबूते चल रहे हैं। लोग अगर अपने आप को घमंड कर रहे हैं कि हाँ हम अमीर हैं, अमीर होना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना बड़ी बात है। इसलिए सीमांचल चित्र के प्रवासी मजदूरों से मेरा आखिरी निवेदन है कि आप अपने घर जाकर परिवार को मुसीबत में ना डालें। क्वारंटाइन सेंटर में जाके शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, डॉक्टर की टीम है। 21 दिनों का आप अपना वक्त बिता ले, क्योंकि 1.5 माह तो आप बिता चुके हैं और 21 दिन बर्दाश्त कर ले, ताकि आपके परिवार भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए आप लोग खुशी से रहे। रोजा आधा आधी बीत चुका है और 15 रोजा या फिर 14 रोजा है, रोजा कर लीजिए। जो रोजा करने के लिए सक्षम है रोजा कीजिए। जो हिंदू भाई पूजा पाठ करने सक्षम है अपने घरों में पूजा करे, शिफ्ट रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, ताकि गांव भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे, आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। तो आप प्रवासी मजदूरों को फिर से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार।